घंटे की जरूरत नहीं है, 15 घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो 4 घंटे भी जो पढ़ता है, लेकिन वो 4 घंटे वास्तव में पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे, बिल्कुल, तो ही पेपर क्रैक कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको 8 घंटे ही पढ़ना है। कि अभी आरएएस पे आप रुकेंगे या आप आगे कोई और एग्जाम देंगे? मैंने आपकी न्यूज़ के जरिए मैं बोलना चाहता हूँ सभी को और मेरे परिजनों को और मेरे गाँव वासियों को भी कि आने वाले 2 साल के अंदर आईएएस की खुशखबरी दूंगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में ये सबूत है इस बात का कि असफलता किसी एक चीज़ में और किसी एक समय में असफल होना आपकी ज़िंदगी भर असफल रहने की गारंटी नहीं है। कभी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि आप किसी एक चीज़ में असफल हो गए हैं तो आप हमेशा असफल ही होते रहेंगे। आज हमारे साथ है सीकर के पास के ही छोटे से गांव दौलतपुरा के प्रमोद कुमार जी। आपने आरएएस 2018 की एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है और 99वीं रैंक आपने प्राप्त कर अपने गांव का, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है और प्रशासनिक सेवाओं में आपने विजय हासिल करी है। प्रमोद जी, आपको सबसे पहले तो सीकर संदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सब जगह, ये भले ही मीडिया की बात हो, आपके गांव की बात हो, या हर जगह पे ये चर्चा है कि आपके पास होने से ज़्यादा आपके भूतकाल की ज़्यादा चर्चा है कि आप जिस तरीके से एक समय पर असफल हुए थे। यस सर। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब आप आरएएस बन जाएंगे? सर पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन जैसे मेरे जो परिजन हैं, जो मम्मी जी हैं, उन्होंने जो मेरा 12th का या 12वीं का जो फार्म भरा था, उसके बाद में जब उसका जो रिजल्ट आया था 63.08 प्राइवेट के अंदर, तो उस समय ऐसा लगने लगा था कि मैं स्टडी कर सकता हूँ और इसके लिए लायक हूँ जी। और फिर मैंने वहीं से ही वापस मेरा अध्ययन शुरू किया और वर्किंग के साथ में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में काम करता था और उसके साथ में मैंने अध्ययन जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुँच गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रमोद कुमार जी 2005 से लेकर 2007 तक 3 बार 12वीं क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस शिद्दत से उन्होंने पढ़ाई करी और इस पढ़ाई के पीछे भी उनकी माताजी का बड़ा हाथ था। आपकी माताजी ने इनका फॉर्म भरवाया, बाद में इनको बताया कि साइंस के बजाय आर्ट्स से फिर से फॉर्म भर दिया है। इन्होंने फिर मन लगाकर पढ़ाई करी और 63% के साथ इन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद आप लगातार मतलब काम करते रहे। इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, आप हमें अपने बचपन की पढ़ाई, बचपन और आपके माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरा बचपन लगभग अजमेरी बीता है। अच्छा। और मेरे पिताजी हैं जो MPW कार्यकर्ता है, अभी वहाँ से रिटायरमेंट है और वो मतलब कि कोचिंग करवाते थे। अच्छा। तो हमको शुरू से ही घर के अंदर एक माहौल मिला कि बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो हम भी उनके साथ में ही ऐसा पढ़ना। और मैंने 3री क्लास के अंदर 40 तक फारे जो टेबल होती है वो याद कर चुका था। अच्छा। तो स्कूल के अंदर भी ऐसा होता था कि यार ये बच्चा 3री क्लास में इसने 40 तक टेबल याद कर लिया। सारे का सारा दिन पिताजी का, क्योंकि पिताजी ने हमेशा एक रुचि रखी पढ़ाई के प्रति। और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी तो वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर टॉपर रही थी उस समय। अच्छा। और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अभी पढ़ाई पूर्ण कर रखी है। तो पढ़ाई में घर पे एक माहौल था पढ़ाई का और वो माहौल शुरू से बना रहा। लेकिन बीच के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन हो चुका था कि जैसे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, वो भीलवाड़ा हो गया था। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ शर्म नहीं है कहने में कि मैं उस वक्त रास्ता भटक चुका था। और 2005, 2006 और 2007 जब ये आया, तो साइंस से मैंने लिया था 11th क्लास के अंदर। तो 11th तो पास हो गया, लेकिन 12th पास नहीं कर पाया क्योंकि ये एक रहता था कि थोड़ा रास्ता ही भटक गए थे और गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था उस समय। सबसे बड़ी बात ये होती है सर, गाइडेंस करने की। बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो साइंस के अंदर ही कुछ करे। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे खेल के अंदर अच्छा कर सकते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स विषय में अच्छा कर सकते हैं। तो हो सकता था कि मेरा शायद वो मोटिव था कि मैं आर्ट्स के सेक्टर में जाना चाहता था, लेकिन ऐसा था कि उस समय एक दौड़ थी, रेस थी। और मैं आज सभी परिजनों से और जो स्टूडेंट हैं उनके परिजनों से यही कहूँगा कि बच्चे में जो रुचि है उसी के प्रति ही बच्चे का लगाव बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आज, उस समय एक दौड़ थी कि यार साइंस करा के मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ऐसा एक उसमें एक रेस चली हुई थी। तो मैंने भी वही एक प्रेशर अपने ऊपर लिया कि यार नहीं, पिताजी की एक इच्छा है। मत बोला नहीं पिताजी ने कभी, लेकिन एक उनकी, क्योंकि वो खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी भी एक इच्छा थी कि यार मेरा बच्चा भी शायद मुझसे अच्छी पोस्ट पर जाए या डॉक्टर बने, ऐसा कुछ। तो मैंने भी ले लिया और वो संभला नहीं सब्जेक्ट मुझसे। और मैं रेगुलर 3 साल
फेल हो चुका था। उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि यार मैं शायद स्टडी के लिए बना ही नहीं हूँ। तो हमारे पड़ोस में एक लड़की है, कंचन नाम है उसका, अच्छा रिलेशन है, सिस्टर है, और मम्मी जी हैं, इन्होंने मेरा फार्म भरा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा फार्म भरा गया है 12th क्लास का, आर्ट्स से, प्राइवेट। तो मुझे सब्जेक्ट का भी नॉलेज नहीं था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट भरे हैं। मुझे तो 3 महीने बाद के अंदर ये बताया गया, 3 महीने जब एग्जाम के थे उससे पहले बताया गया था कि ये तेरा फार्म है और इस तरह के ये सब्जेक्ट रहेंगे, तो तुझे अध्ययन करना है, तो देख लेना तेरे हिसाब से। बिल्कुल। उसके बाद में जब मैं फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन हो चुका था, तो वहाँ पर भी हमारे जो सर थे, दिलीप जी तिवारी जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस किया। हमारे अकाउंटेंट थे मनीष जी, अवकाश जी और श्याम जी सर, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी समय दिया पढ़ने का। वहाँ पर भी काम के साथ साथ में मुझे पढ़ने का समय देते थे, और धीरे धीरे एक जुनून सा वापस बढ़ा कि यार मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। और 12th का जब रिजल्ट आया तो मेरे सामने था और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद में जब मेरा जो सपना था, मोटिव आज भी वो सपना है कि मैं कॉलेज लेक्चरर जाना चाहता हूँ। अच्छा। मेरा एक सपना है कॉलेज लेक्चर में जाने का। जैसे इस यूनिवर्सिटी को जब बनता हुआ देखता था, और जब भी इधर से आते हैं जाते हैं बस के अंदर, सिटी बस में, तो ऐसा लगता था कि यार इस कॉलेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का कब मौका मिलेगा। आज भी एक सपना है, और मैंने सितंबर में जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर मैंने फार्म लगाया हुआ है। मेरा 2 बार नेट JRF क्लियर है। JRF तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, और आप लोगों की दुआएं और मेरे परिजनों की दुआ से मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा। और जब यहाँ पर गांव में आया तो 3rd ग्रेड के लिए 3rd ग्रेड टीचर में मैं ज्वाइन हो चुका था। फिर मुझे लगा कि यार मैं आगे तैयारी करता हूँ, तो 2nd ग्रेड, और उस वक्त मैं 2nd ग्रेड की नहीं तैयारी कर रहा था, मैं स्कूल लेक्चर के लिए जा रहा था। तो मेरे चाचा जी थे, ताराचंद जी वर्मा, इन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस किया और इन्हीं के पास में मैं रहा। तो ये भी देखते थे कि बोले यार वास्तव में बच्चे में डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति। नाइट के अंदर जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद में फिर पढ़ाई करना, और फिर नाइट के अंदर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ाई अध्ययन ही करते रहना। तो इनको भी लगता था कि यार नहीं, मेरा भतीजा आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा, और इनका आशीर्वाद रहा और आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं। तो और बीच बीच में जो मेरे केंद्रीय विद्यालय में मेरे जिया जी हैं, बाबूलाल जी धेनवाल, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उनका जो गाइडेंस था, क्योंकि सेंट्रल विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनके पास में वास्तव में एक एटीट्यूड होता है उनका, और उनका पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो बताते हैं बच्चों को कि यार आप इस तरह से पढ़ाई करें और इस डिपार्टमेंट में या फिर ऐसे आगे जा सकते हैं ना। अच्छा। तो उनका बहुत लगाव रहा मेरे साथ में। अच्छा, मैंने कभी जरूरत पड़ती तो जिया जी को बोलता था कि जिया जी ऐसा है, तो मुझे समझाते थे कि ऐसा करना है, अपन को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से अध्ययन करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा और हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लाइफ के अंदर। और तो परिजनों का तो है ही, माँ बाप का सभी का सपना होता है। मेरे चाचा जी हो रही हैं, बड़े अंकल जी हैं जो जयपुर के अंदर हैं, नारचंद जी वर्मा, उनका बहुत सपोर्ट रहा। हमेशा मुझे फ़ोन करते थे कि नहीं तू कर सकता है। क्योंकि आपको बताऊं, जब मैं स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरे जो छोटे जिया जी हैं वो मुझे बार बार ये फ़ोन करते थे कि यार, वो विदेश में रहते थे समय। अच्छा। तो वो मुझे बोलते थे कि यार प्रमोद देना, तू RS बन जाएगा तो मुझे यहाँ से